नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत है आप सभी का आर्यस जंक्शन पर। मैं हूं घनश्याम और वर्ल्ड ज्योग्राफी अर्थात विश्व के भूगोल पर हम चर्चा कर रहे हैं। आरएस परीक्षा का नोटिफिकेशन आ चुका है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और यहाँ से भी काफ़ी प्रश्न आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों में पूछे जाते हैं। तो प्रशांत महासागर को हम कवर अप कर रहे थे और हमने जो है प्रशांत महासागर की धाराएं, प्रशांत महासागर की जल संधियाँ, सभी यहाँ के जो प्रमुख सागर और जो द्वीपीय क्षेत्र हैं उनके बारे में बात कर ली थी। आज की कक्षा में प्रशांत महासागर के एक अंतिम टॉपिक को मैं और कवर करना चाहूँगा, जिसे कहा जाता है महासागरीय गर्त। तो महासागरीय गर्त पर आज हम चर्चा की शुरुआत करने वाले हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? महासागरीय गर्त। महासागरीय गर्त को अंग्रेजी में कहा जाता है ओशनिक ट्रेंचेस। क्या कहते हैं? ओशनिक ट्रेंचेस। दरअसल दोस्तों, मैंने आपको पिछली कक्षा में प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में संक्षिप्त वर्णन किया था। तो क्या होता है कि जो समुद्र है उसमें, समुद्री नहीं पूरी पृथ्वी पर अगर हम देखें तो अलग अलग प्रकार की जो प्लेटें हैं वे गति कर रही हैं, वे आपस में एक दूसरे के पास आती हैं, एक दूसरे से दूर जाती हैं, और इस दौरान विभिन्न प्रकार की भू संरचनाओं का निर्माण पृथ्वी पर होता है। अब महासागरों में बहुत से स्थान ऐसे हैं जिनको हम खाई के रूप में जानते हैं। ये एक बहुत लंबी सक्रिय गड्ढे रूपी संरचना होती है और ये पूरा का पूरा क्षेत्र जल से ढका होता है, और पृथ्वी के जो सबसे गहरे बिंदु हैं वो हमको इसी क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। तो ट्रेंच को समझने से पहले हम जो है एक बार जो हमारी पृथ्वी है इसकी संरचना की ओर चलते हैं। थोड़ा सा इसकी संरचना को हम जानने का प्रयास करते हैं। गोल पृथ्वी जो है उसका अगर हम आंतरिक भाग की बात करें तो इसको हम बहुत सी लेयर्स में बांट सकते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भागों को हम 3 लेयर्स में बांटते हैं। 3 लेयर्स आर देयर, ठीक है। इनमें सबसे आंतरिक भाग जो है उसको हम जिस नाम से जानते हैं वो है कोर। तो पृथ्वी की सबसे अंदर की गहराई 6400 किलोमीटर हम जानते हैं हमारी त्रिज्या है। तो 6378 किलोमीटर से लेकर 5100 किलोमीटर तक का जो लगभग 1300 किलोमीटर लंबा भाग है उसको हम कोर का एरिया मानते हैं। दरअसल आपकी कोर 6378 से लेकर के 2900 किलोमीटर तक फैली हुई है। इसको हम कोर कहते हैं। कोर के भी 2 पार्ट हम देखते हैं, एक को हम आउटर कोर कहते हैं और दूसरे को इनर कोर कहते हैं। ये पृथ्वी का सबसे अधिक घनत्व वाला क्षेत्र है और ज्यादातर क्षेत्र में निकल और फेरस जैसी जो धातुएं हैं वो हमको देखने को मिलती है। सॉलिड रूप में हमको इसका आंतरिक भाग इनर कोर मिलता है, जबकि लिक्विड रूप में इसका बाह्य भाग आउटर कोर हमको देखने को मिलता है। तो 2900 से लेकर के 6400 किलोमीटर तक का जो भाग है, लगभग 2500 किलोमीटर का ये भाग हमारा कोर के रूप में जाना जाता है। इसी कोर के ऊपर का जो क्षेत्र है वो कहलाता है आपका मेंटल, और इस मेंटल के ऊपर के हिस्से को बोलते हैं हम क्रस्ट, ठीक है। तो 3 भाग हो गए, क्रस्ट, मेंटल और कोर। कोर के 2 पार्ट हमने पढ़ लिए, इनर कोर और आउटर कोर। इनर कोर सॉलिड स्टेट में है, आउटर कोर यहां पर हमारी लिक्विड स्टेट में है। मेंटल की बात करें तो मेंटल जो है कोर के जस्ट ऊपर वाला भाग है, जिसमें जो निचले हिस्से का अधिकतर जो क्षेत्र है उसमें पिघला हुआ लावा मौजूद रहता है, अर्थात जो विभिन्न प्रकार की चट्टानें और धातुएं जो है वे पिघली हुई अवस्था में होती हैं। इसके पीछे मूल कारण उच्च ताप और दाब होता है। तो उच्च ताप और दाब की स्थिति में ये चट्टानें पिघली हुई अवस्था में यहाँ पर लावा जो है, मैग्मा जो है उसके रूप में होती है। तो जो तरल पदार्थ जो है उसको मैग्मा हम कहते हैं, और बाहर आने के बाद में जो हमको बहता हुआ दिखाई देता है उसके लिए हम लावा शब्द का प्रयोग करते हैं। तो दोनों अलग अलग शब्द हैं। तो जो आंतरिक स्तर पे रहता है उसको मैग्मा कहते हैं, ये पिघला हुआ क्षेत्र है। इसी के ऊपर तो जो मेंटल है इसके 2 भाग हो जाते हैं, ठीक है। ऊपर की मेंटल सॉलिड स्टेट में होती है जिसको हम अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल कहते हैं, और नीचे की मेंटल जो है वो लिक्विड फॉर्म में यहाँ पर होती है। इसी लिक्विड जो एरिया है उसको हम एस्थेनोस्फेयर भी कहते हैं, क्योंकि ये थोड़ा दुर्बल है तो दुर्बलता मंडल के नाम से इसको जाना जाता है। दुर्बल इसलिए है क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में है, तो ये बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में होता है। और इसके जस्ट ऊपर हमारे सॉलिड फॉर्म में लिथोस्फेयर होता है।
क्या होता है, लिथोस्फीयर, जिसको हम बोलते हैं भूमंडल। ठीक है, तो भूमि का जो क्षेत्र है पूरा का पूरा स्थल मंडल जो हमारा है, जिसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं, वो लिथोस्फीयर वाला ये कंप्लीट क्षेत्र है। और इसमें सम्मिलित होता है आपकी क्रस्ट, जो ऊपर की भूपर्पटी होती है वो, और उसके साथ साथ सॉलिड मेंटल का ऊपर वाला भाग। तो ये दोनों मिलकर के लिथोस्फीयर बनाते हैं। ये लिथोस्फीयर जो है अलग अलग टुकड़ों में चट्टानों के रूप में, एक बहुत बड़ी चट्टानों के रूप में होता है, और ये इस मैग्मा का जो दुर्बलता मंडल होता है इस पर तैरते रहते हैं। तो इसको ऐसे देखिए कि पानी के अंदर जो बर्फ के टुकड़े तैरते हुए दिखाई देते हैं, उसी तरह से इस मैग्मा के ऊपर, मेंटल के ऊपर जो है हमारी लिथोस्फीयर जो है वो तैर रही है। अब ये लिथोस्फीयर जो है अलग अलग टुकड़ों में है, जैसा कि मैंने बताया, और अलग अलग स्थानों पर ये एक दूसरे से संपर्क करती हैं। मतलब इनमें बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, ये एक दूसरे से एडजस्टेबल है, बट ये क्या होती है, एक दूसरे के साथ में या तो दूर जा रही होती हैं, या पास आ रही होती हैं, या एक दूसरे के समांतर गति कर रही होती हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, ये हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना हो गई। इसी के आधार पर हम ये देखेंगे कि कैसे जो है ट्रेंचेज या गर्तों का निर्माण महासागरों में होता है। तो ये चित्र आपको एक दिख रहा होगा, इसमें आप देख सकते हैं कि दो प्रकार की जो प्लेट्स होती है। अब आप एक बार प्लेट टेक्टोनिक्स को देख लीजिए, तो आप यहां देख सकते हैं पूरे विश्व को अलग अलग प्लेट्स में बांटा गया है। तो ये हिस्से हैं पूरे के पूरे एक साथ जुड़े हुए, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं। ये वाला जो हिस्सा है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको प्रशांत महासागर की प्लेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये एक पूरा भूमि का खंड है, ठीक है, जो एस्थेनोस्फीयर पर तैर रहा है। तो लिथोस्फीयर का एक हिस्सा है ये जो एस्थेनोस्फीयर पर तैर रहा है। यह हिस्सा अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह के अन्य हिस्सों से क्या करता है, एक तरह से कोई भी रिएक्शन करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं फिलीपींस प्लेट है, ये इसके उत्तर पश्चिम में है। इसी तरह से नॉर्थ अमेरिकन प्लेट जो कि आपके रशिया के हिस्से से लेकर के अंटार्कटिका तक फैली, आर्कटिक महाद्वीप तक फैली हुई है, और काफी बड़ी प्लेट भी ये मानी जाती है। तो इस प्लेट के साथ में ये उत्तरी क्षेत्र में क्रिया कर रहा है। इसी तरह से अगर हम देखें आगे, तो पूर्वी क्षेत्र में कोकोस प्लेट के साथ ये क्रिया कर रहा है, नाजका प्लेट के साथ कर रहा है, और दक्षिण में अंटार्कटिक प्लेट के, जबकि दक्षिण पश्चिम में ऑस्ट्रेलियन प्लेट के साथ में ये अपना जो है रिएक्शन कर रहा है। तो आप देखिए यहां पर आपको निशान दिख रहे होंगे, ये निशान जो है इसका मतलब है दोनों प्लेट्स आपस में एक दूसरे के पास आ रही हैं। ठीक है, कुछ स्थान होंगे जहां पर आपको प्लेटें दूर जाती हुई दिखा दे रही है, जैसे कि ये वाला स्थान, तो यहां पर प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही है। तो जब भी प्लेटें आपस में एक दूसरे से दूर जाती है तो एक खाई का निर्माण होता है, जहां से गर्म मैग्मा या लावा बाहर निकलता है, और ये बाहर निकलता हुआ लावा लगातार जमता रहता है और एक रिज का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, रिज का। तो मिड ओशनिक रिज, जैसे कि मध्य अटलांटिक कटक हमको देखने को मिलता है, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर पूरी की पूरी जो ये प्लेट्स हैं ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं। ठीक है, तो ये आपकी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, ठीक है, ये आपकी अफ्रीकन प्लेट है, और ये यूरेशियन प्लेट है। ये प्लेटें आपस में एक दूसरे से दूर जा रही है, और दूर जाती हुई ये प्लेटें जो है ये रिज का निर्माण करती है। इसी तरह कुछ प्लेटें, इसको क्या बोलते हैं हम, डाइवर्जन, अपसरण की प्रक्रिया यहां पर होती है। इसी तरह जहां पर प्लेटें आसपास में आती है वहां पर होता है अभिसरण। और अभिसरण की स्थिति में प्लेटें क्या होती है, क्योंकि दूर जाती हुई प्लेटें तो दूर जा रही है और बीच में से मैग्मा निकल रहा है, लेकिन जब पास में आती है तो एक प्लेट ऊपर की ओर, जबकि दूसरी प्लेट उस प्लेट के नीचे की ओर घुस जाती है, और ऐसे में वहां पर गर्त और विभिन्न प्रकार की अन्य संरचनाओं का, लावा द्वीपों का निर्माण होता है। तो इसी पर हम आज फोकस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, एक ओशनिक यहाँ पर प्लेट है जो पास में आ रही है एक कॉन्टिनेंटल प्लेट के। इसकी ऊपरी परत को हम ओशनिक क्रस्ट कहते हैं, जबकि यहाँ पर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नाम से इसको जाना जाता है। जब दोनों परतें पास में आती है तो चूंकि ओशन की जो प्लेट है उसका घनत्व अधिक होता है, अधिक सघन होने की वजह से, वजन की वजह से ये नीचे की ओर जाती है, और नीचे की ओर जाते हुए ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और जो लिथोस्फीयर है उससे घर्षण करते हुए अंदर जाती है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो लिथोस्फीयर है महाद्वीपीय क्षेत्र की, उसमें क्रैक्स आना शुरू होते हैं, और इन्हीं क्रैक्स या दरारों के सहारे जो है आपका लावा या मैग्मा बाहर निकलता है, और इस क्षेत्र में बहुत सारे
जो ज्वालामुखी है उनका निर्माण करता है। इन्हीं ज्वालामुखियों से फिर बाद में पर्वतों का निर्माण भी होता है जमने के बाद में। वहीं दूसरी ओर जो आपकी लिथोस्फीयर नीचे की ओर जाती है, वो नीचे जाते हुए एक जो जिस स्थान पर वो ओशनिक क्रस्ट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से मिलती है, वहां पर एक गर्त का निर्माण करती है। ये गर्त जो है बाद में धीरे धीरे महासागर के जो सेडिमेंट्स होते हैं उनसे धीरे धीरे भरता है। इसी स्थान पर जो है और भी बहुत सी संरचनाओं का निर्माण होता है, उन सभी पर हम चर्चा करेंगे। तो ये गर्त बनने का मूल कारण यही है, प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से जब चट्टानें आपस में एक दूसरे के पास आती है तो इस तरह के गर्तों का निर्माण होता है। और जितना नीचे तक ये ओशनिक प्लेट चली जाती है, उस एरिया के लिए हम जो शब्द प्रयोग करते हैं वो है सबडक्शन जोन। सबडक्शन जोन में वो एरिया है जहां तक कोई भी ओशनिक लिथोस्फीयर जो है वो एस्थेनोस्फीयर में बहुत नीचे तक धंस जाती है, या फिर इसका टूटना शुरू रहता है। जैसा मैंने बताया, नीचे धंसती हुई ये प्लेट जो है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पर दबाव डालती है और इससे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में एक पीछे के हिस्से में दरार पैदा होती है और उस दरार से निकलने वाले लावा से वहां पर बहुत से द्वीपों का निर्माण होता है, जिसके लिए हम वॉल्केनिक आर्क शब्द प्रयोग करते हैं। क्योंकि ये क्रस्ट कोई छोटे मोटे एरिया में नहीं होती है, बहुत बड़े एरिया में आपस में ये दोनों एक दूसरे से टकराती हैं और इस तरह से टकराने से एक लंबे स्तर पर जो है बहुत सारे द्वीपों का निर्माण पीछे की ओर जिस स्थान पर क्रैक्स होते हैं वहां पर ये कर देती है। जस्ट जो क्षेत्र बिल्कुल ओशनिक लिथोस्फीयर को टच करता है, वहां पर ऊपरी लिथोस्फीयर में एक आकृति का निर्माण होता है जिसको हम बोलते हैं एक्रेशनरी प्रिज्म, ठीक है, या एक्रेशनरी जो है क्रैक्स यहां पर बनते हैं। ये एक प्रिज्म के आकार का होता है, तिकोने आकार की आकृति होती है, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं इस तरह की आकृति ये बनती है और काफी मजबूत इस आकृति को माना जाता है। इसी तरह से और भी बहुत सी चीजें इसमें होती हैं, लेकिन हमारे लिए केवल हमको इतना जानना है कि जो भी गर्तों का निर्माण है वो क्यों होता है। गर्तों का निर्माण प्लेट टेक्टोनिक्स में जब दो प्रकार की परतें आपस में एक दूसरे के पास आती हैं तो सघन परत जो है हल्की परत के नीचे धंस जाती है और नीचे धंसती हुई ये परत जो है गहरे गर्तों का निर्माण करती है, जहां पर दोनों परतें आपस में मिलते हैं। वहीं पर ये ओशनिक ट्रेंच जो है वे बनते हैं। तो ओशनिक ट्रेंच हम किसे कह रहे हैं? समुद्र तल पर बनने वाले लंबे सकरे गड्ढे जो हैं उनको हम ओशनिक ट्रेंच के नाम से जानते हैं। अब बात चूंकि हम कहाँ की कर रहे हैं, हमारे प्रशांत महासागर की, तो प्रशांत महासागर में ये काम हो रहा है रिंग ऑफ फायर जो है वहां पर। तो रिंग ऑफ फायर मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था, घोड़े के नाल के आकार की ये एक आकृति है जहां पर इस तरह से प्रशांत महासागरीय जो प्लेट है वो अलग अलग प्लेटों के साथ में क्रिया कर रही है। आपके न्यूजीलैंड के एरिया से लेकर के और विभिन्न द्वीप समूहों से होते हुए, सुंडा शेल्फ से होते हुए जो जावा ट्रेंच है वहां से होकर फिलिपाइन प्लेट, ठीक है, और इसी तरह से फिर आपका जो मेरियाना ट्रेंच जो है, और फिर उसके बाद में आपका आगे चलते हुए अलुतियन जो आइसलैंड्स हैं वहां से, और फिर पूरे के पूरे उत्तरी अमेरिका के तट के साथ में आगे चल करके पेरू चिली के तट के साथ में जो है ये ट्रेंच बन रही है। तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र है जहां पर इस तरह से ट्रेंच का निर्माण हो रहा है। तो मैं आपको थोड़ा सा चित्र में एक बार और इसको क्लियर कर देता हूं, वहां से आप ये समझ जाएंगे कि ये कैसे बन रही है। तो जैसा मैंने बताया यहाँ पर आपको, ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिलीपीन प्लेट के साथ में, यहाँ पर नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के साथ में और इधर ऑस्ट्रेलियन प्लेट के साथ में यहाँ पर अभिसरण की प्रक्रिया हो रही है। अभिसरण मतलब जो महासागरीय प्लेट है पैसिफिक की, वो इन तीनों प्लेट्स के नीचे जा रही है और इसीलिए इस पूरे क्षेत्र में गहरे गर्त का निर्माण ये कर रही है। इसी तरह से जो पैसिफिक प्लेट है वो नाजका प्लेट से दूर जा रही है, तो यहाँ पर एक मिड ओशनिक रिज का निर्माण हो रहा है, बाहर निकलने वाला बहुत सा क्षेत्र। मिड ओशनिक रिज पर मैं अगली कक्षा में बात करूंगा जब हम अटलांटिक महासागर के बारे में पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो ये नाजका प्लेट है ये वापस से साउथ अमेरिकन एरिया में जो है क्या कर रही है, ये इसके नीचे की ओर धंस रही है, जिसकी वजह से साउथ अमेरिका के पश्चिमी तट पर एक महान एंडीज पर्वत श्रृंखला का निर्माण भी हुआ है, जो सारे के सारे ज्वालामुखी जो है पर्वत हैं। और सबसे ऊंचा
एक्टिव ज्वालामुखी पर्वत भी हमको यहीं देखने को मिलता है। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि अगर हम यहां देखते हैं नॉर्थ अमेरिका और प्रशांत की प्लेट के बीच में, तो इस एरिया में ये दोनों एक दूसरे के समांतर गति कर रहे हैं। जहां पर प्रशांत महासागर की प्लेट उत्तर पश्चिम की ओर गति कर रही है, ठीक है, वहीं पर जो नॉर्थ अमेरिका की प्लेट है वो दक्षिण पूर्व की ओर गति कर रही है। तो ये दोनों एक दूसरे के समांतर गति कर रहे हैं और इसीलिए यहां पर ये ग्रेट फॉल्ट का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मिंग ये प्लेट्स हैं दोनों, यहाँ पर इस स्थान पर अगर हम देखें तो एक दूसरे के बराबर में ये गति कर रही हैं, तो यहाँ पर फॉल्ट का निर्माण होता है। तो तीन तरह की जो आकृतियां यहाँ पर बनती हैं वो मैंने आपको बता दी है। रिज का निर्माण होता है, ट्रेंच का निर्माण होता है और इसी तरह से फॉल्ट का निर्माण होता है। तो मैंने आपको कुछ चीजें यहाँ पर क्लियर की हैं, ठीक है। चलिए, तो प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से इन महासागरीय खाइयों का निर्माण होता है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं कि ये जो प्लेट्स हैं जब ये इस तरह से इन क्षेत्रों में इतनी गहराई में ट्रेंच का निर्माण करती हैं तो वहां पर जो जीवन है वो कैसा होता है। तो गहराई पर जीवन की स्थिति को भी जानना जरूरी है। दरअसल दोस्तों, हमारे जो समुद्र का जो पूरा का पूरा वर्टिकल व्यू है उसको अगर हम देखें तो वहां पर बहुत से अलग अलग लेयर्स हमको देखने को मिलते हैं और इन्हीं में से एक लेयर है जिसको बोलते हैं हम हेडल जोन। सबसे निचला इलाका जो है उसको हम हेडल जोन के नाम से जानते हैं। तो सबसे गहराई का क्षेत्र हेडल पेलेजिक जोन या हेडल जोन के नाम से जाना जाता है। उसके ऊपर जो समुद्र का जो तल होता है उसके लिए हम एबेसल जोन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर ट्विलाइट एरिया, सनलाइट एरिया और हमारा सबसे ऊपर जो है सतह का एरिया सम्मिलित होता है। ये इन क्षेत्रों में पहुंचने वाले प्रकाश के हिसाब से इनका नाम रखा जाता है। अलग अलग गहराई पर ये सारे के सारे क्षेत्र होते हैं। तो हेडल जोन एक ऐसा जोन है जहां पर बड़ी मात्रा में हमें दाब देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं तो जो मेरियाना ट्रेंच है जो कि दुनिया का सबसे गहरा गर्त है और मेरियाना द्वीप समूह के पास में स्थित है, उस मेरियाना ट्रेंच के अंतिम बिंदु पर जिसको हम चैलेंजर डीप कहते हैं, वहां पर 1000 टन के बराबर का दबाव जो है पानी के द्वारा डाला जाता है। अब आप खुद सोचिए कि 1000 गुना ज्यादा दबाव सतह की तुलना में वहां पर है और इसके अलावा तापमान भी पानी का, चूंकि प्रकाश नहीं पहुंचता है, तो बहुत ही रेयर जो है चांसेस होते हैं क्योंकि वहां पर बिल्कुल ठंडा पानी देखने को मिलता है जमाव बिंदु के बिल्कुल पास। तो ऐसे में वहां पर जीवन कैसे होगा? ना तो वहां प्रकाश संश्लेषण हो सकता है, ना ही वहां पर कुछ और इस तरह की गतिविधि हो सकती है। लेकिन आप जानते हैं कि पृथ्वी पर अनुकूलन बहुत ज्यादा होता है, तो यहां पर भी वही अनुकूलन हमको देखने को मिलता है। इस गहराई पर भी अनुकूलन की वजह से जो है बहुत से ऐसे जीव पैदा हो जाते हैं जो विशिष्ट अनुकूलित प्रक्रियाओं को दर्शाते हैं। उनके इस व्यवहार को जो है हम विजुअल इंटरेक्शन हाइपोथेसिस पर देख सकते हैं। चूंकि इस क्षेत्र में प्रकाश कम है, जीव की दृश्यता कम है, मतलब जीव देखने में विजिबल नहीं है। तो अगर विजिबल नहीं है, ठीक है, अगर दृश्यता कम है तो शिकारियों को पकड़ने में या फिर उनसे बचने में उतनी ही कम ऊर्जा का खर्च होता है। तो पहली बात तो यहाँ के जो जीव हैं उनको ऊर्जा का बहुत कम जो है आवश्यकता होती है, बहुत कम ऊर्जा में भी वो अपना काम चलाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं गर्तों में जीवन की, कि गर्त जो होते हैं उनमें जीवन कैसा होता है। महासागरीय गर्त में जीवन पर बहुत से प्रश्न आते हैं। ट्रेंचेस में जीवन कैसा होता है? तो पहली बात तो प्रकाश की कम आवश्यकता यहाँ के जीवों को होती है। दूसरी जो चीज हमको देखने को मिलती है वो है कि दाब चूंकि बहुत ज्यादा है तो हार्ड मांस रहित इनके शरीर होते हैं। हार्ड मांस रहित शरीर इनके होते हैं क्योंकि हड्डियां तो चकनाचूर हो जाएंगी इस दाब पर। इसलिए एक जिलेटिन जैसी जो संरचना होती है, क्योंकि जिलेटिन को आप कितना भी दबाओ वो बिल्कुल दबता रहेगा, ठीक है। तो जिलेटिन जैसी संरचना वाले जीव यहां पर जो है पैदा होते हैं। तो इतनी गहराई पर चूंकि बहुत ज्यादा दबाव है तो शार्क और व्हेल जैसे जीव तो यहाँ पर नहीं रह सकते, लेकिन जिलेटिन जैसे जीव यहाँ पर रहते हैं। अब इन जीवों में बहुत से अंगों का भी बदलाव होता है। इन जीवों में किसी तरह के कोई फेफड़े या ऐसे अंग नहीं हो सकते जो दबाव में फट जाएं। इस तरह के जीव नहीं होते। जिलेटिनस सामग्री से इनका निर्माण होता है। आप ऐसे मान के चलिए कि जो टिश्यू पेपर आपने देखा होगा उस टिश्यू पेपर की से इनके जीवों के शरीर की तुलना
की जा सकती है। अब बात आती है कि फिर ऐसे अंधेरे में ये जीव अपनी प्रक्रियाएं कैसे करते हैं। तो दोस्तों, इनमें से कुछ जीवों ने एक प्रक्रिया को अपना लिया है जिसको हम बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। ठीक है, क्या बोलते हैं? बायोल्यूमिनेसेंस। इसका मतलब है कि ये जीव स्वयं ही प्रकाश पैदा करके अंधेरे में चमकते हैं। तो शिकार को आकर्षित करने के लिए, अपने किसी साथी को खोजने के लिए या शिकारी को डराने के लिए इनके द्वारा इस तरह का प्रकाश उत्पन्न किया जाता है। उदाहरण के लिए एक एंगलर फिश होती है। इस एंगलर फिश के मुंह पर इस तरह का जो है एक प्रकाश होता है जो अन्य जीवों को आकर्षित करता है और फिर ये जैसे ही वो उसके पास आता है उसे खा जाती है। तो ये एक अनुकूलन है जो बायोल्यूमिनेसेंस कहलाता है और गहरे गर्तों में ये हमको पाया जाता है। अब प्रकाश संश्लेषण के बिना इनको भोजन कैसे मिलता है? तो भोजन मिलने के भी दो तरीके यहां पर हैं। क्या होता है कि दोस्तों, समुद्र के जो ऊपरी तट है ना, वहां पर बहुत से जीव हैं, बहुत सी मछलियां हैं, वो अपना आहार यहां से प्राप्त करते हैं। जब ये अपना भोजन करते हैं तो उस दौरान भोजन के कुछ अवशेष जो हैं वे यहां से टूट करके नीचे की ओर गति करते हैं और जो समुद्र के तल में गहरी खाइयां हैं उनकी ओर जाते हैं, क्योंकि गहराई की ओर जाएगा। तो इस तरह से ऊपर का जो कचरा है, जो कि अवशेष है, हड्डियों हो चाहे कुछ भी हो, मलमूत्र हो, ये सारा का सारा अवशेष नीचे की ओर इन गहरे गर्तों में आता है जिसको हम बोलते हैं मरीन स्नो, अर्थात समुद्री बर्फबारी। तो ये मलमूत्र और मृत जीवों का जो अवशेष है, समुद्री शैवाल का या जीवों का या मछलियों का, वो इनके लिए भोजन के रूप में काम करता है। तो ज्यादातर जीव जो गर्त में रहते हैं वो इस तरह से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। एक और चीज जो यहां पर होती है वो कहलाती है रसायन संश्लेषण या कीमोसिंथेसिस। जैसे कि हमारे ऊपर के एरिया में फोटोसिंथेसिस होता है, उसी तरह से यहां पर कीमोसिंथेसिस होता है। कीमोसिंथेसिस को हम रसायन संश्लेषण भी कहते हैं, अर्थात इस क्षेत्र में पाए जाने वाले जो रसायन है उन रसायनों से ही जो है ये जीव ऊर्जा की उत्पत्ति करते हैं। अब आप बोलोगे सर यहां पर कौन से रसायन पाए जाते हैं? तो दोस्तों, आप सभी को पता है इस एरिया में चूंकि एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे जा रही है तो यहां पर ऐसे बहुत से छिद्र होते हैं या वेंट्स होते हैं जिनमें से विभिन्न प्रकार की गैसें, जैसे कि फेरस हो गया, सल्फर हो गया, सिलिकॉन हो गया, इस तरह की बहुत सी चीजें जो है नीचे से गर्म हवा या भाप के रूप में निकलती रहती है। हालांकि ये गैसें विषैली होती है, लेकिन कीमोसिंथेसिस के माध्यम से बहुत से जीव इनका प्रयोग भी ऊर्जा की प्राप्ति के लिए कर पाते हैं। तो केमोसिंथेसिस एक प्रक्रिया है जिसमें समुद्री की खाई में जो उत्पादक या बैक्टीरियाज होते हैं वे रासायनिक यौगिकों को कार्बनिक पोषक तत्वों में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे कि ट्यूब वर्म एक ऐसा ही जीव है जो भोजन के लिए इस तरह के रसायन संश्लेषक बैक्टीरियाज को अपने पास में स्थान देता है और बाद में ये सभी बैक्टीरियाज जो है उसके लिए भोजन की भी उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। तो ये हो गई हमारे गर्तों में होने वाले जीवन के बारे में जानकारी। अब हम बात करेंगे हमारी जो प्रमुख जो ट्रेंचेज है प्रशांत महासागर में उनके बारे में। तो चलिए एक एक करके हम इन सभी गर्तों का थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, मैं आपको कुछ लोकेशंस दूंगा जो ट्रेंचेज हमको देखने को मिलती है। तो ज्यादातर ट्रेंचेज को तो जो नाम दिया हुआ है ना वो उन द्वीपों के नाम पर है जो उनके आसपास हैं। जैसे कि ये वाली बाउंड्री आप सभी को पता है, जस्ट अ मिनट, ये बाउंड्री जो आप देख रहे हैं ये पूरी की पूरी बाउंड्री जो है ये एलुथियन द्वीप समूह की है और इसीलिए इस ट्रेंच एरिया को हम बोल देते हैं एलुथियन ट्रेंच। ठीक है, तो पहला गर्त जो हमारे इसमें क्षेत्र में है वो एलुथियन ट्रेंच के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हम जानते हैं यहाँ पर हमने कुरिल द्वीप देखे थे, इसीलिए इस क्षेत्र की ट्रेंच को हम कुरिल ट्रेंच के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये दो ट्रेंच हमारे उत्तरी क्षेत्र में महत्वपूर्ण जो है हमको देखने को मिलती है। और भी ऐसे ट्रेंचेज हैं। इसके बाद में आगे देखते हैं तो आगे हमारे यहाँ पर जहाँ पर हमारा जापान है, जापान जो है उसी के किनारे किनारे जो है आपकी जापान ट्रेंच और इजुबोनिन ट्रेंच हमको देखने को मिलती है। वहीं जापान की जो निचली द्वीप है जो कि इसे आगे ताइवान से जोड़ते हैं, उस एरिया में आपको रयुक्यू जो है द्वीप समूह मिलता है और इस ट्रेंच का नाम भी यहाँ पर रयुक्यू ही रखा गया है। यहां से आगे चलने पर आपको फिलीपींस की ट्रेंच मिल रही है। ये पूरा का पूरा एरिया जो है फिलीपींस वाला, इसको हम फिलीपीन ट्रेंच के नाम से ही जानते हैं। ये कंप्लीट ये एरिया जो है ये यहीं से आपकी जो कंप्लीट
गर्त है वो इसके किनारे किनारे पर मौजूद है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखते हैं कि यहाँ पर एक टर्न हो रहा है इस एरिया में। देखिए ये आपका बोर्नियो, सुमात्रा और जावा, तो ये जितने भी द्वीप समूह हैं ये सारे के सारे किसका हिस्सा हैं? ये सारे के सारे सुंडा शेल्फ का हिस्सा है। और यहीं पर हिंद महासागर की जो परत है या हिंद महासागर की जो प्लेट है वो प्रशांत प्लेट के साथ में एक इंटरेक्शन करती है। प्रशांत के साथ नहीं, फिलिपाइन जो प्लेट है उसके साथ में इंटरेक्शन करती है, और इसी वजह से इस क्षेत्र में आपके जावा ट्रेंच हमको देखने को मिलता है। मैंने आपको बताया था कि जो दो द्वीप है हमारे, उन दोनों द्वीपों के बीच में पहला द्वीप आपका ये है जावा द्वीप और दूसरा है आपका सुमात्रा द्वीप। इन दोनों के किनारे किनारे हमको जावा ट्रेंच भी देखने को मिलती है, जिसमें एक और गर्त महत्वपूर्ण हम देखते हैं। इसके बाद में आगे आपका बोगनविले एरिया आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको इसी तरह से बोगनविले ट्रेंच देखने को मिलती है। इसी को आगे अगर हम बढ़ाकर देखें तो थोड़ा और आगे चलने पर हमको टोंगा ट्रेंच भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये देखिए ये टोंगा वाला जो एरिया है, यहाँ पर हमको टोंगा ट्रेंच का जो है दर्शन हो जाता है। तो टोंगा के आसपास टोंगा द्वीप समूह जो है, आर्कियोपोलिगो जो है, वहां पर हमको और गहरे गर्त देखने को मिलते हैं। ये आगे बढ़कर के कहां तक फैला हुआ है? इसी सिध में बिल्कुल आपके न्यूजीलैंड द्वीप समूह तक फैला हुआ है। तो ये बात तो हो गई इधर के एरिया की। फिर बात करें अगर हम पूर्वी एरिया की, तो पूर्वी एरिया में भी आपके, चूंकि मैंने आपको बताया है कि पूर्वी एरिया में प्लेट्स में थोड़ा सा चेंजेज आ जाता है। यहाँ पर दो नई प्लेट्स हमको और देखने को मिलती है, जिसमें से एक को हम कोकोस प्लेट के नाम से जानते हैं और दूसरी को हम नाजका प्लेट के नाम से जानते हैं। मैंने आपको अभी दिखाया भी था, चलिए एक बार और दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर आपको ये नाजका प्लेट दिख रहा होगा और यहाँ पर आपको कोकोस प्लेट दिख रहा होगा। तो कोकोस और नाजका दोनों ही प्लेट्स जो है आपके नाजका प्लेट जो है ये आपके दूर जा रहा है, किससे? प्रशांत प्लेट से। तो दूर जाने की वजह से इस एरिया में जो है, जहाँ पर नाजका और प्रशांत प्लेट की सीमा मिलती है, वहां पर रिज की स्थिति हमको देखने को मिलती है। तो यहाँ से गर्म लावा निकलता है और सी जो फ्लोर स्प्रेडिंग है उसको दर्शाता है, ठीक है। ओशन फ्लोर स्प्रेडिंग जो है उसको ये दर्शाता है। ये नाजका प्लेट जा रही है सीधी नीचे साउथ अमेरिकन प्लेट के, और इसी वजह से पूरी के पूरे साउथ अमेरिकन प्लेट का जो पश्चिमी क्षेत्र है, तो साउथ अमेरिका का जो पश्चिमी क्षेत्र है, वहां पर हमको वॉल्केनिक पर्वत पाए जाते हैं, और उनके जस्ट पास वाले एरिया में जो समुद्र में डूबा हुआ क्षेत्र है, वहां पर पूरा पेरू चिली ट्रेंच का एरिया देखने को मिलता है। ये एरिया विस्तारित है आपके जो है आगे तक कैरेबियन प्लेट तक। कैरेबियन प्लेट के आगे जो कोकोस प्लेट है वो भी इसी तरह से सबडक्शन में जा रही है, सबडक्शन जोन में है। तो वहां पर भी इसी तरह से हमको ट्रेंचेस दिखाई देती है, जिसको हम मिडिल अमेरिका ट्रेंच भी कहते हैं। उसके बाद जो है ग्रेट फॉल्ट आपको देखने को मिलता है। तो महाद्वीप को जब हम पढ़ेंगे तो इन फॉल्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये कुछ प्रमुख प्लेट्स है, ट्रेंचेस है जो यहाँ पर मिलते हैं। अब बारी आती है कि दुनिया के सर जो टॉप ट्रेंचेस हैं वो कौन कौन से हैं। तो मैं आपको टॉप 3 ट्रेंचेस के बारे में जानकारी दे देता हूँ जो वर्ल्ड में है और सबसे ज़्यादा फेमस है। चलिए मैं टॉप 10 की ही बात कर लेता हूँ। तो दुनिया का जो सबसे गहरा गर्त है वो मारियाना है, उत्तरी प्रशांत में। जस्ट अ मिनट, चलिए। तो मेरियाना ट्रेंच प्रशांत में दुनिया का सबसे गहरा गर्त है, और इसी में गहरा बिंदु है जिसको हम बोलते हैं चैलेंजर डीप। इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारी एप्लीकेशन पर, जो है कोर्स हमारा कंप्लीट चल रहा है, वहां से आप नोट्स ले सकते हैं। इसकी गहराई 10,920 है, लगभग आप 11,000 मान के चलें, क्योंकि ये गहराई कहीं पर अलग अलग दी गई है, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं आपको याद करना है, एक अप्रोक्सीमेट होना चाहिए। दूसरा जो दुनिया का सबसे गहरा गर्त है वो भी प्रशांत महासागर में है, टोंगा द्वीप समूह के पास, टोंगा ट्रेंच में, और इसको बोला जाता है होराइजन डीप, ठीक है। होराइजन द्वीप ज्यादा कम नहीं है, 10,820, ये भी बिल्कुल केवल 100 मीटर ही कम गहरा माना जा सकता है चैलेंजर डीप से। इसके बाद में फिलीपीन ट्रेंच जो है हमारी, उस फिलीपींस ट्रेंच में आपको एक और जो है डीप पॉइंट दिखता है जिसको बोला जाता है गैलाथिया, और ये गैलाथिया जो है ये है लगभग 10,540 की गहराई पर। इसी तरह से फिर कुरिल कामचटका चौथे नंबर पर है, और फिर आपका कर्माडेक ट्रेंच जो है 5वें नंबर पर है,
और इजुबोनिन ट्रेंच जो जापान सागर के पास है, मैंने बताया था आपको, वो आपके 6 नंबर पे है। तो ये 6 तो दुनिया की जो सबसे बड़ी ट्रेंचेज है, 6 ही नहीं 7 है। एक न्यू ब्रिटेन भी है, सोलोमन सागर जो है, सी ऑफ सोलोमन, वहां पर ये मिलती है। तो ये 7 ट्रेंच दुनिया की सबसे गहरी ट्रेंच के रूप में मानी जाती है। इसके बाद में 8वें नंबर की ट्रेंच जो है वो प्योर्टो रिको अटलांटिक की ट्रेंच मानी जाती है। और फिर उसके बाद पेरू चिली ट्रेंच जैसे प्रशांत में है, वो महत्वपूर्ण यहाँ पर मानी जाती है। तो ये हो गई कुछ प्रमुख गर्त जो कि हमारे प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। इसको पढ़ाने का मूलभूत उद्देश्य यही था कि यहाँ पर जो जीवन का प्रकार है वो भी आप जान लें, क्योंकि वहाँ से कई बार प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और बने रहिए इसी तरह। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।